जी लेक्चर नंबर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। अच्छा जी, कल हम ये पढ़े थे कि अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। टैक्स पेयर जब कमिश्नर अपील के पास, ये किताबी बातें हैं कि ये लोग इतने दिनों में फैसला सुनाते हैं। टैक्स पेयर जब कमिश्नर अपील के पास और एपलेट ट्रिब्यूनल के पास और हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास कहीं भी जाते जाते टैक्स पेयर थक जाता है, तो टैक्स पेयर कहता है कि अब मैं ऐसा करता हूँ, किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मेरा मसला हल हो। तो अब टैक्स पेयर एफबीआर के पास जाता है, हालांकि एफबीआर का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। एफबीआर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ हैसियत नहीं रखता। तो टैक्स पेयर जाता है एफबीआर के पास और एफबीआर को रिक्वेस्ट करता है, एफबीआर आप मेरे लिए एक कमेटी बना दो। हालांकि एफबीआर आपको पता है नीचे देखें एडमिन अथॉरिटी है, ये चारों एपलेट अथॉरिटीज हैं। तो ये एफबीआर के पास जाते हैं और एफबीआर को जाके कहते हैं मुझे एक कमेटी बना दें। तो उस कमेटी के अंदर जो है चंद लोग बैठते हैं और वो कमेटी उस केस को सुनती है। तो वो जो कमेटी है उसमें चीफ कमिश्नर बैठता है और वो 10 साल का सीए का तजर्बा वाला जो कि रिप्यूटेड बिजनेसमैन, ये लोग बैठते हैं और बैठ के केस को सुनते हैं। जब ये कमेटी केस को सुनती है तो कमेटी केस को सुनकर पहली तो बात है कमेटी आपकी रिक्वेस्ट करने के कितने दिनों में बनेगी, तो वो जवाब है आपकी रिक्वेस्ट करने की 30 दिनों में कमेटी बन जाएगी। दूसरी बात है कमेटी बनने के बाद कितने दिन में अपना फैसला सुनाएगी, तो उसका जवाब है कमेटी बनने के बाद 60 दिन में अपना फैसला सुनाएगी। तो अब आप रिक्वेस्ट कर देंगे और एक आप कल हमने बात की थी, आप एक सजेशन भी देंगे, मेरे ख्याल से केस का ये हल होना चाहिए, और अगर वही हल कमेटी ने भी दे दिया तो फिर आप उससे रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, रिवर्स गियर नहीं मार सकते। तो ये 3 मसले अगर आपके हैं, इन 3 में सारी चीज़ें कवर हैं यार, इन 3 में दुनिया की सारी चीज़ें कवर है। अगर ये 3 मसले आपके हैं और आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो अब आप बोर्ड से रिक्वेस्ट करके क्या बनवा लें, कमेटी। तो रिक्वेस्ट किसने करनी है, एग्रीव्ड पर्सन में अप्लाई। कमेटी को आप ऐसा केस नहीं रेफर करेंगे, अ केस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड, बोर्ड को आप रिक्वेस्ट करेंगे, बोर्ड कमेटी बनाएगा। अ केस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड वेयर क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन का असर पड़ जाए मिलते जुलते दूसरे केसेस पे, वेयर क्वेश्चन ऑफ लॉ का असर पड़ जाए मिलते जुलते दूसरे केसों पे। जहां कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ कमेटी डिसाइड कर दे जिसका असर दूसरे केसेस पे भी हो, तो फिर ये ओवरऑल लेवल था, ये कमेटी के लेवल की चीज नहीं थी, शुगर मिलों वाली जो बात की थी। तो ऐसी सूरत में फिर कमेटी को इससे पंगे नहीं लेने चाहिए। ऐसा मसला भाईजान, ये 3 मसले तो कमेटी के पास जाने हैं ना, इस वाले में और इस वाले में मसला है। ऐसा मसला जिसके अंदर जो है वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, वो बोर्ड के पास जाएगा। अगर बोर्ड का दिल चाहा वो केस सुन लेगा, ना चाहा नहीं सुनेगा। ऐसा मसला जिसमें इंटरप्रिटेशन हो क्वेश्चन ऑफ लॉ की, जिससे और लोगों के भी मिलते जुलते केसेस चल रहे हो, तो फिर आप ये बोर्ड के पास सिरे से लेके नहीं जा सकते मसला। जब आप बोर्ड के पास मसला लेके जाएंगे, आप अपनी सजेशन देंगे, बोर्ड मेरे ख्याल से ये मसला ना ऐसे रिजॉल्व कर ले। बोर्ड बनाएगा कमेटी, बोर्ड विल अपॉइंट कमेटी, उसमें ये लोग होंगे। 30 दिनों के अंदर आपकी रिक्वेस्ट के बाद बोर्ड कमेटी बना देगा। ये काम जल्दी जल्दी किए जाएंगे सारे। जब बोर्ड कमेटी बना देगा तो बोर्ड ने किसके कहने पर कमेटी बनाई, जब बोर्ड ने टैक्स पेयर के कहने पे कमेटी बनाई, तो अगला सवाल ये उठेगा कि बोर्ड ने टैक्स पेयर के कहने पे कमेटी तो बना दी, अगला सवाल ये उठेगा कि अब ये कमेटी जो है वो कितने दिनों में अपना फैसला सुनाए। उसके लिए है डिसीजन बाय कमेटी। द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू एंड डिस्प्यूट 60 दिनों में रिजॉल्व कर दे, मसला ना हल हो फर्दर 30 दिन ले ले। बीच में हमने ये पढ़ा था कि कमेटी असल में बनवाई टैक्स पेयर ने है, इसलिए कमेटी का बनना, बनाई बोर्ड ने है, बनवाई टैक्स पेयर ने है। कमेटी का बनना
बोर्ड बता देगा कमिश्नर को भी और उस कोर्ट को भी जहां पे इशू पेंडिंग था और वहां से तंग आके इधर आए थे। अच्छा, अब सवाल यह है कि डिसीजन बाय कमेटी के बाद 6 से इफ कमेटी डज नॉट डिसाइड केस, एक तो है ना कमेटी ने डिसाइड कर दिया केस, इफ कमेटी डज नॉट डिसाइड केस, अगर कमेटी केस डिसाइड ना कर सके तो इफ द कमेटी फेल्स टू डिसाइड विद इन 60 days द बोर्ड शेल, और एक और 30 दिन भी इसको दिए थे ना, फिर भी डिसाइड नहीं कर सकी, द बोर्ड शेल डिसॉल्व द कमेटी एंड मे रिकॉन्स्टिट्यूट एन अदर कमेटी, तो पुरानी कमेटी तोड़ दी जाएगी, नई कमेटी बना दी जाएगी। एंड ऑल द प्रोविजंस मेंशन्ड अबव शैल अप्लाई मुटेटस मुटेंडस टू सेकंड कमेटी, यानी कि सेकंड कमेटी पे सारे वही रूल लगेंगे, मुटेटस मुटेंडस होता है एज इट इज, सारी कमेटी पे वही सारे रूल लगेंगे। कौन से रूल लगेंगे? और भाई चीफ कमिश्नर ही उसमें बैठा होगा, उसमें भी कुछ सीए होगा, हो सकता है रिप्यूटेबल बिजनेसमैन को चेंज कर दिया जाए, इस तरह हो सकता है सीए को चेंज कर दिया जाए, लेकिन सारे रूल अब वही लगेंगे। एंड ऑल द प्रोविजन मेंशन्ड अबव शैल अप्लाई मुटेटस मुटेंडस टू सेकंड कमेटी। इफ सेकंड कमेटी फेल्स टू डिसॉल्व द केस विद इन 60 days, तो भाईजान फिर कमेटियां बनाना आप बस कर दें, ये कोर्ट इस इशू को रिजॉल्व करेगा। द बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी एंड मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द रेलेवेंट कोर्ट और एपलेट अथॉरिटी, तो फिर रेलेवेंट कोर्ट या एपलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अच्छा, अगला सवाल यह है कि जिस वक्त आपने कमेटी को अपील की, क्या उस वक्त जो टैक्स आपसे कमिश्नर मांग रहे, टेप रिकॉर्डर ऑन करके पैसे दो, क्या वो देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, वो देना पड़ेगा, लेकिन स्टे ऑर्डर या स्टे ऑफ रिकवरी मिल सकती है एडीआरसी से भी। द टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। टैक्स रिकवरी स्टे कर दी जाएगी या टैक्स रिकवरी जारी रखी जाएगी? टैक्स रिकवरी रोक दी जाएगी कमेटी के बनने पे या टैक्स रिकवरी जारी रखी जाएगी? टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड, रोक दी जाएगी, टिल द अर्लियर ऑफ, जब तक कि इन दोनों में से कोई चीज ना हो जाए। क्या हो सकता है? डिसीजन ही आ जाए, या हो सकता है इसका कमेटी टूट जाए। अगर कमेटी टूट जाए तो भी पैसे देने पड़ेंगे, और अगर कमेटी टूटे ना, डिसीजन ऑफ कमेटी अगेंस्ट टैक्स पेयर आ जाए, तो भी आपको इमीडिएटली क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इन दोनों में से जो पहले हो जाए, कमेटी पहले टूट जाए तो उसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा, कमेटी ना टूटे बरकरार रहे और कमेटी फैसला सुना दे आपके खिलाफ तो भी देना पड़ेगा। तो इसलिए अर्लियर ऑफ जो भी हो जाए आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं तो फिर वो क्या इधर से उधर से आए क्यों थे? ये तो पहले एग्री करके जाओ ना, फिर इधर से आए क्यों थे उधर से? अच्छा, अगला थोड़ा सा इशू एक डिस्कस किया उसने पॉइंट 6 में, उससे पहले पॉइंट, हाँ ठीक है, पॉइंट 6, कमेटी का ऑर्डर बाइंडिंग है कमिश्नर पे? ये एक सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है कि कमेटी ने जो फैसला सुनाया है क्या वो कमिश्नर पे बाइंडिंग है, या कमिश्नर ये कह सकता है कमेटी को छोड़ो हम तो कोर्ट में थे? ये एक सवाल है कि कमेटी का फैसला कमिश्नर पर बाइंडिंग है या नहीं। दो सूरतें पूरी होनी चाहिए, तो फिर कमिश्नर पे कमेटी का फैसला बाइंडिंग होगा। द डिसीजन ऑफ द कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर अब छेड़ना बंद कर देगा आपको, जो टैक्स कमेटी ने डिसाइड किया वही आप देंगे और आपकी छुट्टी। इफ एग्रीव्ड पर्सन हैज विड्रॉन द अपील फ्रॉम द कोर्ट, पहली शर्त यह कि एग्रीव्ड पर्सन कोर्ट में जाके कहे भाईजान मैं अपील विड्रॉ करता हूं, बस जज साहब भी खुश हो जाएंगे कि जज साहब कहेंगे यार शुक्र है मसला कहीं और से रिजॉल्व करा के आ गया, मेरा टाइम बचा। तो सबसे पहली शर्त आप कोर्ट में जाके कहें मैं अपील विड्रॉ करता हूं। और दूसरी बात, ये जो ऑर्डर ऑफ विथड्रॉल है कि मैंने कोर्ट से अपील विड्रॉ कर ली है, ये टैक्स पेयर टीपी हैज कम्युनिकेटेड द ऑर्डर टू कमिश्नर इन 60 days ऑफ डिसीजन बाय कमेटी। अब होगा क्या भाई? कमेटी का आएगा फैसला, कमेटी के फैसले आने के बाद दो काम करने हैं, दोनों टैक्स पेयर ने करने हैं। ये कमेटी है, ये हाई कोर्ट है, ये टैक्स पेयर है और ये कमिश्नर है। अच्छा जी, कमेटी क्या सुनाएगी? अपना
फैसला, कमेटी का जब फैसला आ जाएगा तो टैक्स पेयर जाएगा हाई कोर्ट के पास, भाईजान मैं अपील क्या करता हूं, विड्रॉ करता हूं। ये मैं स्टेप्स बता रहा हूं। उसके बाद टैक्स पेयर जाएगा कमिश्नर के पास, कमिश्नर आई हैव विद, क्या आई विड्रू, आई विड्रॉ, क्या होना चाहिए, आई हैव विद ड्रॉन। ठीक है जी, इन पे रिलाय कर रहा हूं जो इधर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। आई हैव विड्रॉन दी अपील। अपील विड्रॉ करनी काफी है या फिर कमिश्नर को बताना भी पड़ेगा कि आपने, मैंने अपील विड्रॉ कर ली है? तो सबसे पहले टैक्स पेयर किसके फैसले का इंतजार करेगा? और नंबर 1 देख के बोल दो यार, किसके फैसले का इंतजार करेगा? कमेटी के फैसला आने के बाद किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट को जाके क्या कहेगा, मेरी अपील विड्रॉ करो। हो सकते कोर्ट ना माने, हो सकते कोर्ट मान भी जाए, ऐसा भी कभी पंगा हो जाता है। कमेटी ने फैसला सुना दिया कि टैक्स पेयर से ऐसा करो, टैक्स पेयर ने कहा मैं मानता हूं। कमेटी का फैसला कोर्ट में बाइंडिंग नहीं हो सकता। कोर्ट का लेवल है कमेटी के सामने, कमेटी कुछ भी नहीं है। टैक्स पेयर कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट प्लीज यार मेरा मसला हल हो गया, खुदा के लिए आज के बाद तू मेरे मसले को छोड़ दे, मैं मसला अपना हल कराया हूं, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ बस। तो कोर्ट अगर मान गया तो कोर्ट कहेगा चल ठीक है तू अपनी अपील विड्रॉ कर ले। जब टैक्स पेयर ने अपनी अपील विड्रॉ कर ली तो टैक्स पेयर कमिश्नर को बताए कि भाईजान मैंने कोर्ट में जाके अपनी अपील विड्रॉ कर ली हैं, अब खुदा के लिए मुझे आज के बाद तंग ना करना। अगर ये दोनों बातें हो जाएं, यानी टैक्स पेयर हाई कोर्ट से अपील विड्रॉ कर ले और टैक्स पेयर हाई कोर्ट से अपील विड्रॉ कर ले और जाके कमिश्नर के दरबार में बता भी दे मैंने अपील विड्रॉ कर दी है, अब कमिश्नर के ऊपर कमेटी का फैसला क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। यस, यू कैन नोट इट डाउन। तो ये कब होता है कि वो विड्रॉ करवाने जाए हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से विड्रॉ नहीं करना है? ये सब हो सकता है, फिर आप कोर्ट में ही जाते रहेंगे। वो हाई कोर्ट का जज कहता है नहीं भाई मैंने ये इशू रिजॉल्व करना है, आप जाएं। क्या चीज? अगर जज हाँ नहीं, उधर से कुछ उधर से कमेटी से कोई उम्मीद लगेगी तो ये उसको विड्रॉ करेगा ना, बाद में चले कमेटी डिसॉल्व हो जानी है। अच्छा, साथ साथ बोलते भी रहे, कमेटी ने किसको सुनाया फैसला? फिर टैक्स पेयर किसके पास गया? हाई कोर्ट के पास। अच्छा, दीवानों की तरह लगे होते हैं, इस तरह नहीं करते कि कमेटी ने अपना फैसला टैक्स पेयर को सुनाया है, टैक्स पेयर फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा और फिर टैक्स पेयर जो है वो कमिश्नर को बता देगा। इस तरह भी डायग्राम बन सकते हैं जरा अच्छे तरीके से। वो तो मेरे उस वक्त जो मूड में आ रही थी मैंने बना दी, तो खुद भी कभी प्लान करके बना लिया करें। अच्छा जी, कितनी शर्तें पूरी होंगी तो कमिश्नर पर फैसला बाइंडिंग है कमेटी का? 2 कंडीशन। टैक्स पेयर किसके पास जाए? हाई कोर्ट से जाके अपनी अपील वापस खींचे, अगर जज मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब आपकी अपील विड्रॉ हो गई। अब आपने ये विड्रॉल किसको बतानी है? विद इन 60 days ऑफ डिसीजन ऑफ कमेटी। कमेटी का फैसला आने के 60 दिनों के अंदर अंदर आपने कमिश्नर को बता देना कि मैंने अपील क्या कर ली है? विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है आप 60 दिनों से पहले पहले ही जाके कोर्ट से भी इजाजत लेंगे, जल्दी जल्दी कोर्ट से इजाजत लेंगे, कोर्ट की इजाजत भी फिर आप लेट नहीं करेंगे। आई हैव विड्रॉन अपील। ओके, आप पढ़ें जरा ये लाइन। क्या कमेटी का ऑर्डर बाइंडिंग है कमिश्नर पे? आप ये वाली बातें मैंने समझने के लिए लिखी हुई, आपने पेपर में नहीं लिख के आनी सारी हेडिंग्स। Decision of the committee shall be binding on commissioner if the agreed person has withdrawn appeal from the court, अगर होते हुए बंदे ने अपील विड्रॉ कर लिया कोर्ट से, and TP has communicated, TP लिख लिया, and TP has communicated order of withdrawal to commissioner। कमिश्नर को आपने कितने दिनों में बता देना मैंने अपील विड्रॉ कर लिया? ना 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 ना, कोर्ट से विड्रॉ करने के 60 दिनों में नहीं नहीं नहीं, इन 60 days ऑफ डिसीजन बाय कमेटी। क्लियर? अब अपील शपील विड्रॉ हो गई, सब हो गया। अब असल में ना कमेटी के केस में बिल्कुल ये नहीं होता टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाए, कोई बीच में मुकमुका हो जाता है। अब कोई ना कोई टैक्स आपने पे करना है,
वो टैक्स पे करें बस आप। द टैक्स पेमेंट, द एग्रीड पर्सन मे मेक अ पेमेंट ऑफ टैक्स एज डिसाइडेड बाय कमेटी एंड ऑल प्रीवियस डिसीजंस, ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम शैल स्टैंड चेंज्ड। क्या मतलब है? अब पुराने कोई केसेस, पुराने फैसले, पुरानी बातें, ये सारी आपके बारे में बदल दी गई हैं और सब फैसलों के ऊपर किसका फैसला आ गया? कमेटी का। ठीक है, जैसे आप दोस्त को कहते हैं इससे पहले जो हुआ यार उसको छोड़, बस आज के बाद से ना पक्की पक्की कुट्टी। अच्छा, द एग्रीड पर्सन मे मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बाद ऑल प्रीवियस डिसीजन, ऑल प्रीवियस ऑर्डर अगेंस्ट हिम शैल स्टैंड चेंज्ड, या लिख लें शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, जो भी आपको समझ आए अपने समझने के लिए। शैल हैव नो लीगल इफेक्ट, बल्कि आप किसका फैसला प्रिवेल करेगा? कमेटी सबके ऊपर आ जाएगी, सारे नीचे दब जाएंगे। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, सिलेबस खत्म हो रहा है, तुझे हंसियां आ रही हैं। और भाईजान इसकी हेडिंग पढ़ के बता दें क्या मतलब है, कभी हेडिंग पढ़ के भी मतलब बता दिया करें। ऐसा भी हो सकता है कमेटी टूट सकती है, ऐसा भी होता है कमेटी टूट सकती है। अभी तो हम किसी और चक्रों में थे, हम इन चक्रों में थे कि कमेटी का फैसला आ गया है और टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा सिनेरियो हो सकता है कमेटी टूट जाए। अगर कमेटी टूटे तो किसको बताए कि कमेटी टूटी? देखो कमिश्नर ने तो कमेटी बनाई भी नहीं थी, कमिश्नर ने तो कमेटी बनाई नहीं थी। कमेटी के बनाने की रिक्वेस्ट किसने की थी? टैक्स पेयर ने। किसको? बोर्ड को। द डिसोल्यूशन ऑफ कमेटी शैल बी कम्युनिकेटेड बाय बोर्ड। बोर्ड ही कमेटी तोड़ेगा। The dissolution of committee shall be communicated by board to court and the, ओ भाईजान जिनको बताया था बन गई है उन्हीं को बता दो टूट गई है, छूट गई है। ये देख, इनको बताया था बन गई है, तो इन्हीं को बताया था बन गई है, इन्हीं को बता दें वापस आ जाए सही तरह बोल, इन्हीं को बता दें कि छूट गई है। किस किस को बता दें? कोर्ट को बता दें और कमिश्नर को। द रेजोल्यूशन ऑर्डर ऑफ कमेटी शैल बी कम्युनिकेटेड बाय टैक्स पेयर टू दी। यार कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कोर्ट को, देखे कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि बोर्ड भी जाके बताएगा कोर्ट को भाईजान वो कमेटी टूट गई है, टैक्स पेयर भी जाके बताएगा जी आप क्यों आए? जी मैं भी बताने आया था कमेटी टूट गई है। जज का लेवल है मेरा। तो जज को कितने लोग बताएंगे कमेटी टूट गई है? बोर्ड भी बताए कमेटी टूट गई है और टैक्स पेयर भी बताए कमेटी टूट गई है। इतने गम की खबर है। भैया हेडिंग पढ़ के भी बता दिया करें, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस इन पैनल। यार रिप्यूटेड बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने टाइम निकाला है तो उनको तनख्वाह मिलती है, इसका थोड़े से काम की तनख्वाह मिलनी चाहिए। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, वो जो मेंबर्स ऊपर रिप्यूटेड बिजनेसमैन और ये अदर देन मेंबर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2, इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी भाईजान चीफ कमिश्नर को। ये तो वैसे ही एफबीआर का एम्प्लॉय है, इनको तनख्वाह देगा कौन? हुकूमत के खजाने से दी जाएगी। नहीं, रूल्स, द बोर्ड विल मेक द रूल्स फॉर दिस सेक्शन। अस्तगफिरुल्लाह, बोर्ड रूल्स बना भी चुका और आईकेएम आपकी बुक में डाल भी चुका। द बोर्ड विल मेक, अक्सर लिखा होता था बोर्ड में प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर और नीचे कुछ नहीं लिखा होता था। फिर अक्सर सेल्स टैक्स में तो बार बार लिखा होता बोर्ड में प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता था। इधर लिखा हुआ है कि बोर्ड विल प्रेस्क्राइब रूल्स और नीचे रूल्स भी दे दिए। तो ये रूल्स आपको कोई याद नहीं करने यार, इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। बोर्ड बताएगा कि कमेटी कहाँ बैठेगी, प्लेस, किस वक्त बैठेगी, किस दिन बैठेगी, कमेटी को सुपरवाइज कौन करेगा? आमतौर पे चीफ कमिश्नर ही करता है, वैसे सुपरवाइज कौन करेगा कमेटी को? नोटिस इशू करेगी कोई रिकॉर्ड मंगवाना हुआ, टैक्स पेयर को कहेंगे रिकॉर्ड लेके आ जाओ, इंश्योर अटेंडेंस ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होगा? टैक्स पेयर, और इंश्योर किया जाएगा वो आए, और अपने सजेशंस फिर अल्टीमेटली किसको भेज देगी? बोर्ड को। कौन कौन? कमेटी अपनी सजेशंस किसको भेज देगी? बोर्ड को। तो ये रूल्स याद कर लें अभी अभी। अच्छा जी, कमेटी के बारे में क्या रूल्स होंगे? कहाँ बैठेगी, किस टाइम बैठेगी, बैठ ही जाएगी, उनमें सुपरवाइज कौन करेगा, नोटिस कौन इशू करेगा, रेलिवेंट रिकॉर्ड टैक्स पेयर लाएगा घर से, और इंश्योर अटेंडेंस ऑफ द एप्लीकेंट। ओके। अच्छा भाई, अब जरा हेडिंग सारी पढ़ें। कौन रिक्वेस्ट करेगा कमेटी बनवाने की? किन 3 सूरतों में? ये बहुत ब्रॉड सूरतें हैं, इनमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। बहुत 3 सूरतों में, टैक्स लायबिलिटी का मसला तो सारे ही मसले हैं फिर। अच्छा, 3 सूरतों में कमेटी बनाने की रिक्वेस्ट करेगा कौन? अब गलत बात नहीं करनी कोई बीच में। कौन? टैक्स पेयर। किसको? बोर्ड को। क्या रिक्वेस्ट करेगा? कमेटी बनाओ। ये इस सूरत में कमेटी बन नहीं सकती, इस सूरत में बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। कौन अपना मशवरा देगा केस शुरू होने से पहले? टैक्स पेयर।
क्या मशवरा देगा कि मेरे ख्याल से ये हल हो जाना, अगर वो हल हो गया फिर बाद में टैक्स पेयर इससे रिवर्स नहीं कर सकता। हेडिंग पढ़ें। किसने रिक्वेस्ट की थी कमेटी बनने की? कौन कमेटी बनाएगा? बोर्ड कमेटी बनाएगा। बोर्ड कमेटी कितने दिनों में बनाएगा? 30 दिनों में बनाएगा। कमेटी का बनना कौन किसको बताएगा, ये जरा सोच के बता दे। कमेटी बनवाई टैक्स पेयर ने है, बनाई बोर्ड ने है, कौन किसको बनना बताएगा? बोर्ड कमिश्नर को और अथॉरिटी को, कोर्ट को बताएगा भाईजान कमेटी बन गई है। नेक्स्ट, इसके बाद कमेटी अपना क्या सुनाएगी? या 60 दिनों में, मसला फंस जाए तो 60 जमा 30 दिनों में अपना डिसीजन सुनाएगी। क्या जब कमेटी के पास केस गया हो तो टैक्स जमा करवाना है? जी, टैक्स जमा करवाना है, लेकिन कमेटी छूट भी, लेकिन वो टैक्स जमा कराने की छूट खत्म हो जाएगी अगर कमेटी फैसला सुना दे या कमेटी डिसॉल्व हो जाए। इन दोनों सूरतों में आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। इन दोनों में से जो सूरत हो जाए, जो भी पहले हो, आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। कमेटी ऑर्डर बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, कमेटी का फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग है। इस पे तो आज हमने काफी लंबी बात की है। अगर 2 शर्तें पूरी हों, टैक्स पेयर कोर्ट में जाके अपील विड्रॉ करेगा और अपील विड्रॉ करने के बाद, अपील लिखना चाहिए था, टैक्स पेयर अपील विड्रॉ करेगा और अपील विड्रॉ करने के बाद किसके पास जाएगा? कमिश्नर के पास। 60 दिनों में कमेटी के फैसले के बाद बता देगा कि भाईजान मैंने अपील क्या कर ली है, विड्रॉ। अब कमिश्नर के ऊपर ये फैसला बाइंडिंग है और आप फिर टैक्स पेयर की एक काम रह गया छोटा सा कि टैक्स पे कर दे। अब बात खत्म होगी, टैक्स पेयर जाए टैक्स पे करे, पुराने सारे फैसले इसके खिलाफ खत्म। अब नीचे बिल्कुल ये डिफरेंट बात है, अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाए तो क्या होगा? अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाए तो नई कमेटी बनाए, वो भी डिसाइड ना कर पाए तो बस कोर्ट में वापस चले जाएं। और अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाए तो फिर कोर्ट को भी बता दें और कमिश्नर को भी बता दे बोर्ड के भाई कमेटी डिसॉल्व हो गई है, और टैक्स पेयर भी बता दे जाके कोर्ट को कि कमेटी डिसॉल्व हो गई है। टैक्स पेयर ना विड्रॉ करे और कोर्ट का फैसला भी आ जाए तो फिर नहीं, कोर्ट तो फिर फैसला नहीं सुनाएगा ना जब तक कमेटी का फैसला नहीं आएगा। अच्छा जी, असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट ऑन ऑर्डर, बस इसको 10 से 15 मिनट पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। असेसमेंट्स गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, सेक्शन 124, ये उससे अगला सफर। अच्छा जी, आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा अपने नोट्स में। साल कौन से जी हमारा? 2010। 2010 में हमने क्या जमा करवाई? रिटर्न। रिटर्न में कितना टैक्स डिस्क्लोज किया? 6 लाख। ये 6 लाख क्या बन गया? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। 2012 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई। क्या आपको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट से पहले क्या होता है? किसी को पता है? ऑडिट होता है और शो नोटिस। ये बात याद है आपको? आपने रिटर्न जमा करवाई, लिख ली, रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न के बाद क्या हुई? फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। बता दें जी, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कितने सूरतों में हो सकती है? 2 सूरतों में। या आपका व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, अगर ऑडिट हो और प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू आप कोई काम कर दें तो इन 2 सूरतों में शो कॉज नोटिस आएगा, और शो कॉज नोटिस के बाद क्या इशू होगा? आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। आपने क्या कर दी? अपील कर दी। थोड़ी सी जगह मेरी गलती से ज्यादा बन गई, 30 दिन के अंदर आपको पता है अपील कर सकते हैं, ठीक है? चलें, आपने अपील कर दी, फाइल्ड अपील टू कमिश्नर अपील। कितने दिनों में अपील कर सकते हैं? 30 दिनों के अंदर अंदर कर सकते हैं। वो 25 दिन बाद करते हैं, 20 दिन बाद करते हैं, आपकी मर्जी। आपने कमिश्नर अपील को अपील फाइल की, कमिश्नर अपील डिसाइडेड द केस, कमिश्नर अपील ने केस को डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट अपील वाज फाइल्ड टू एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल डिसाइडेड द केस। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कहा इनकम आपकी 9 लाख ही है, इनकम आपकी 9 लाख ही है। इट इज एपलेट ऑर्डर, जिस तरह के असेसमेंट ऑर्डर में कहा था इनकम 9 लाख है, उसी तरह आपकी इनकम 9 लाख ही है। इट इज एपलेट ऑर्डर। अब बताएं, एपलेट ऑर्डर का अगर फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया, यहां पे एक बात लिखें, पार्टीज वांट टू डिसाइड द, पार्टीज वांट टू क्लोज द केस। यहां पे लिखें पार्टीज वांट टू क्लोज द केस, मे के ऊपर, MAY के ऊपर, पार्टीज वांट टू क्लोज द केस। क्या मतलब? एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है, अब कमिश्नर और टैक्स पेयर दोनों कहते हैं चल यार छोड़, जो भी हो गया, जो जीता जो हारा छोड़, बस बात खत्म यार, करें, ओवर करें यार, बस अब अगले कोर्ट में नहीं जाना। तो केस क्या करना चाहती हैं पार्टीज? क्लोज। जब पार्टीज की इंटेंशन हो केस क्लोज करना है तो एक छोटी सी लीगल फॉर्मेलिटी है, बस
एक छोटी सी लीगल फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी आपने जो है वो पूरी करनी है। ये 2015 की लाइन है, गलती से वो थोड़ा सा 2015 थोड़ा साइड पे हो गया नाराज होके, और ये 16 की लाइन है, ये 16 है, ये 15 है, और बल्कि ठीक है हमने तो सही शो किया ना, ये 15 का साल है ना, ये 30 सही चल रहा है रिदम हमारा, ये 14 का साल है, ये 15 का साल है, और ये 16 का साल है। अब क्या करें, केस जब क्लोज करना है ना, तो कमिश्नर टैक्स पेयर से पूछते हैं हाँ यार बस फैसला आ गया, टैक्स पेयर कहते हैं हाँ यार ठीक है, अब क्या क्या प्रोग्राम है, टैक्स पेयर कहते हैं नहीं मैंने कहीं आगे नहीं जाना, कमिश्नर कहते हैं बस ठीक है मेरा भी अब कोई इशू नहीं अब इस साल पे, तो इस साल को क्लोज ना करें। मैंने कहा हाँ सर क्लोज कर दे। अच्छा जी कोर्ट का तो फैसला आ गया, इसका मैंने नाम एपलेट ऑर्डर रखवाया था, इसका भी नाम एपलेट ऑर्डर था, एपलेट ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर, इसका भी नाम क्या था, एपलेट ऑर्डर। कमिश्नर अपील या एपलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्या कहते हैं, एपलेट ऑर्डर। तो ये जो एपलेट ऑर्डर आ गए हैं जिन्हें मैंने कोर्ट का फैसला कहा है, तो ये कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या पार्टीज आगे जाने का सोच सकती हैं, कभी ये भी सोच सकती हैं केस क्लोज करें, ये भी सोच सकती हैं केस क्लोज करें। तो जब भी पार्टीज केस क्लोज करना चाहें तो क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। अब कमिश्नर जाएगा, कमिश्नर अपने दफ्तर जाएगा, दफ्तर में जाके एक सफ़ा बनाएगा, उस सफ़े का नाम होगा असेसमेंट ऑर्डर। ये आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूं सेक्शन 124, उस सफ़े का नाम होगा असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन 124 अपील्स के वो असेसमेंट के चैप्टर में था, वहां से उड़ा के यहां लिखा हुआ है सेक्शन 124, ये असेसमेंट ऑर्डर है, ये कमिश्नर ने बनाने हैं। अपील्स का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब असेसमेंट ऑर्डर का एक सेक्शन हमारा रहता था, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब कमिश्नर जाके ऑर्डर बनाएगा असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर एक फॉर्मेलिटी होगी, भाईजान बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा, केस के अंदर ये डिसाइड हो गया और ये सब कुछ करके ना अब ऐसा करते हैं, बात खत्म करते हैं। तो जिस तरह के कोर्ट ने कहा है आपकी इनकम 9 लाख है, तो आपकी इनकम बस 9 लाख ही, आज के बाद इंशाल्लाह मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये एक थैंक्स के तौर पे एक रिमार्क्स आपने उसको भेजने हैं, इसका नाम भी असेसमेंट ऑर्डर है। ये किसने बनाना है, कमिश्नर ने। कब बनाना है, कोर्ट के फैसले के बाद, खिलाफ नहीं, कोर्ट के फैसले के बाद बनाना है उसने, ये बस एक फॉर्मेलिटी सी। ये होगा 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपने बनाना है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, साल 1.5 साल 2 साल जब भी आपको टाइम मिले आप बना दें ये ऑर्डर। कमिश्नर ये ऑर्डर बना के किसके घर भेज दे, टैक्स पेयर के घर। तो ये शुरू कहां से टाइम होगा, अगर 14 का मेरा साल है तो 14 के साल की आखिरी तारीख क्या है, 30 जून 14, 30 जून 14 के बाद 2 साल कब खत्म होंगे, 30 जून 16, 30 जून 16। बाय दिस डेट कमिश्नर शुड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। इसका नाम भी असेसमेंट ऑर्डर ही है, लेकिन इसका नाम है, एक और नाम है इसका, इट इज अपील इफेक्ट ऑर्डर। अपील के असर के बाद होने वाला ऑर्डर। अपील तो हो गई है ना, अपील का इफेक्ट देने के लिए, बस अपील का इफेक्ट देने के लिए ऑर्डर, इसका मुश्किल सा नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। हाँ जी बिल्कुल, बस सिंपल सी बात होगी कि भाईजान इस तरह केस चला था, इस तरह सारी क्लोजिंग होगी, इस जज ने ये फैसला सुनाया, अब हम आगे नहीं जा रहे। असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर। क्या मतलब असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर, असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर का मतलब बताएं, एपलेट ऑर्डर के बाद वाला। असेसमेंट कौन करता है, असेसमेंट तो एक ही बंदा कर सकता है, कौन, कमिश्नर। किसके फैसले के बाद, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एपलेट ऑर्डर भी लिख सकते हैं पेपर में, जो सेक्शन की हेडिंग है। और असल बात आपके समझने के लिए, असेसमेंट आफ्टर एपलेट ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर भी मुश्किल लग रहा है तो कोर्ट ऑर्डर। अब बहुत आसान होगी बात, असेसमेंट्स आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, असेसमेंट्स आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। ये बार बार उंगली रख के बोलें, असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। एक और लफ्ज बोलें, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू। इस असेसमेंट का मुश्किल सा नाम अपील इफेक्ट ऑर्डर, इस असेसमेंट का मुश्किल सा नाम, इस असेसमेंट ऑर्डर का मुश्किल नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर या अपील इफेक्ट ऑर्डर।
ये अब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे वो डायग्राम बनी हुई है। इसकी टाइम लिमिट क्या है? इस ये ऑर्डर का नाम क्या है? इस ऑर्डर का नाम क्या है? वैसे तो इस ऑर्डर का नाम असेसमेंट ऑर्डर है, लेकिन इसका नाम मैंने क्या बताया है? अपील इफेक्ट ऑर्डर। ये कौन इश्यू करता है? टाइम लिमिट फॉर इशूइंग अपील इफेक्ट ऑर्डर बाय कमिश्नर। Where an assessment order is to be issued after court order. Where an assessment order is to be issued after. Where an assessment order is to be issued after. Where an assessment order is to be issued after. ये सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद भी एक दफा बनता है, हालांकि केस क्लोज हो जाता है उधर, फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे बनता है एक ऑर्डर। Where an assessment order has been issued after court order, the commissioner shall issue the appeal effect order. इस ऑर्डर का नाम क्या है? या ब्रैकेट में नाम क्या है इसका? असेसमेंट ऑर्डर। The commissioner shall issue assessment order within from the end of the financial year in which the appellate order is served. What is the year in which appellate order is served? May 14. What is the end of that year? 30/14। 30/14 से आगे कितने साल में? 2 साल। एक फॉर्मेलिटी सी आपने 2 साल में क्या कर देनी है? पूरी। लेकिन अगर कोर्ट का ये फैसला आ जाए, भाईजान टैक्स पेयर को रिफंड करो पैसे, चलो 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 चलो, कमिश्नर कहे यार केस क्लोज, केस क्लोज है, ठीक है मैं तुझे पैसे वापस कर देता हूं। अब ये फॉर्मेलिटी 2 साल में पूरी नहीं करनी, अब ये 2 महीने में फॉर्मेलिटी पूरी करें और उसको रिफंड करें। अब उसको बेचारे को ज्यादा तंग ना करें। तो कई दफा कोर्ट का फैसला आता है टैक्स पेयर को पैसे रिफंड, और दोनों तय करते हैं चलो यार बस ठीक है बात खत्म हो गई। कमिश्नर कहता है चल यार आज तो इतने मजे लगे, चल ठीक है मैं तुझे रिफंड कर देता हूं। अब 2 साल में फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। अब कितने अरसे में असेसमेंट ऑर्डर भेजने? उसको कहेगा भाईजान केस क्लोज हो गया, सब हो गया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, जैसा कोर्ट ने डिसाइड कर दिया वैसे ही मैं भी मानता हूं, अब इंशाल्लाह मैं आपको रिफंड कर रहा हूं। तो ये कितने अरसे में होगा? 2 महीने। कहां से? ये एंड से नहीं गिनने, एंड से गिनने हैं, देख लो जरा कि एंड से ही गिनने हो। नहीं नहीं नहीं, ये एंड से नहीं गिनने, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनने। ये कब गिनने हैं? ये आपने फौरन गिनने हैं। 124 का 4 है ना, ये 2 महीने। आपने रिटर्न किस पे जमा कराई थी? 6 लाख पे। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर किस पे आ गया? हाई कोर्ट डिसाइडेड द केस एट 6 लाख। हाई कोर्ट ने 6 लाख पे केस डिसाइड कर दिया और कमिश्नर को कहा क्या करो? रिफंड। कल हमने पढ़ा था कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिफंड डिले कराने के लिए, लेकिन कमिश्नर नहीं गया सुप्रीम कोर्ट रिफंड डिले कराने के लिए। अब टैक्स पे, अब कमिश्नर ने क्या सोचा? मैं रिफंड कर देता हूं। तो जब कमिश्नर सोचा मैं रिफंड कर देता हूं, कितने महीने में ऑर्डर इशू कर दे? रिफंड कितने दिनों में करे वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी जल्दी कर देता है। कितने महीने में कोर्ट ऑर्डर इशू, कोर्ट के फैसले के बाद ऑर्डर इशू कर दे? बाय दिस डेट कमिश्नर शुड इशू द असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर का नाम लिख लें अपील इफेक्ट ऑर्डर। नहीं, इसके साथ नहीं लिखा हुआ अपील इफेक्ट ऑर्डर। अच्छा जी, आप फिक्रा बोलें। वेयर रिफंड इज गिवन, where refund is to be given, the appellate order, the appeal effect order or assessment order shall be issued by commissioner within 2 months of court order. इसके साल के एंड से भी नहीं, यकम मार्च है तो यकम मई, 2 महीने के अंदर अंदर। Where direct relief is provided, direct relief का मतलब लिखे रिफंड। Where direct relief is provided, direct relief का क्या मतलब है? रिफंड। Where refund is provided by appellate authority, the commissioner shall issue appeal effect order within 2 months. 2 महीने कब से शुरू करने हैं? From the date appellate order is served. और तीसरा सिनेरियो ये है कि कमिश्नर को अगर कोई नया काम करने को कहा जाए ना, कमिश्नर तू ऑर्डर हम सुना ही नहीं रहे, तू नया काम कर, फिर कमिश्नर ने 1 साल के अंदर अंदर नया काम करना है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब है नया काम करो। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, असेसमेंट ऑर्डर से मुराद है ये वो 122 वाला जो आपने 122 वाला या 121 वाला उसके घर भेजा ना, असेसमेंट ऑर्डर से यहाँ मुराद है 122 या 121 वाला, बेस्ट जजमेंट वाला या अमेंडेड असेसमेंट वाला। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय एनी एपलेट अथॉरिटी, एपलेट अथॉरिटी कौन होता है? कोर्ट। Where an assessment order has been set aside by court, the new assessment order will be passed within 1 year. 1 year, लेकिन ये 1 year वहां से नहीं, कोर्ट के फैसले से नहीं, from the end of the financial year in which appellate order was served. Clear? बस ठीक है, यहां मैं क्लोज करूं, बाकी कल पढ़ेंगे। तो आम हालात में ऑर्डर कितने अरसे में आने हैं? 2 साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
रिफंड के केस में कितने महीने में? 2 महीने में। सेट असाइड के केस में 1 साल। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एपलेट ऑर्डर इज सर्व्ड। दोबारा बताएं क्या चीज? सेट असाइड का मतलब होता है जाओ कमिश्नर हम फैसला नहीं सुना रहे, तुम नए सिरे से काम करो। कई दफा कमिश्नर ऐसा करता है कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखे बगैर ही उसका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कर देता है और सरासर की बैंक स्टेटमेंट मंगवाए बगैर फैसला कर देता है कि सीफाप की क्लासों में कुर्सियां इतनी लगी थी, इतने ही बच्चे बैठे होंगे। इस तरह का फैसला अगर कभी कमिश्नर सुना दे तो कोर्ट कहते हैं भाईजान आप कोई काम नहीं करे, जाएं आप, हम भी फैसला नहीं सुना रहे। फिर कोर्ट फैसला नहीं सुनाता और कोर्ट कमिश्नर को कहता है जाओ भाई नए सिरे से काम करके आओ। अब ये काम करने के लिए इसको कितना अरसा दिया जा रहा है? 1 साल। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये बाद में जो इशू करे कोर्ट के फैसले अपीलेट अथॉरिटी के बाद असेसमेंट ऑर्डर जो इशू करे ये वही है 121 122। हाँ, लेकिन इसको फिर अपील इफेक्ट ऑर्डर कहते हैं वैसे, क्योंकि ये इस सेक्शन की रोशनी में इशू होगा ना। उसके खिलाफ उसने दिया होगा कोर्ट। हाँ, उसके खिलाफ। अच्छा, अब कहानी क्या बनेगी? 3 कहानियां सिर्फ। रिफंड या रिलीफ का लफ्ज आ जाए पेपर में तो कितने महीने में ऑर्डर इशू होने हैं? 2 महीने में। कौन किसने ऑर्डर? ये 124 सेक्शन है, सारे ऑर्डर कमिश्नर ने इशू करने हैं भाईजान, बाय कमिश्नर लिखा हुआ ऊपर। तो कमिश्नर ने 2 माह में ऑर्डर इशू करना है। और अगर रिफंड वाला केस ना हो बल्कि सेट असाइड वाला केस हो और पेपर में रिफंड और सेट असाइड वाला लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ, रिफंड वाले में 2 महीने, सेट असाइड वाले में 1 साल, लेकिन अगर पेपर में रिफंड और सेट असाइड का लफ्ज लिखा ही नहीं हुआ तो फिर वो नॉर्मल सर्कमस्टांस है, उसको बैलेंसिंग, इसको मैं बैलेंसिंग एज्यूम करूंगा। बैलेंसिंग मींस कि जब पेपर में लिखा हो रिफंड तो 2 महीने, जब पेपर में लिखा हो सेट असाइड तो 1 साल, और जब कुछ भी ना लिखा हो तो ये सवाल पूछ ले तो फिर 2 साल के अंदर। सेट असाइड में कितना अर्थ है भाईजान? रिटर्न जमा कराई, फर्स्ट अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बना, हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया फैसला। सेट असाइड का मतलब है हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तो अब यहां से गिनना शुरू करें 1 साल। बाय दिस डेट कमिश्नर शुड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। और इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम क्या होगा? अपील इफेक्ट ऑर्डर। सेक्शन 21 का क्यों निकालें बिजनेस के चैप्टर में? भाई इधर किताब से निकाल लो। सेक्शन 21 का क्यों? क्यों नहीं, क्यों? यार ये तो पेंडिंग है, इसको रहने दे। चले पेंडिंग नहीं रहने दे, करते हैं इसको। आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला। किधर है यार? भाईजान, इनकम टैक्स में आपको सजा मिलेगी सेल्स टैक्स में एक जुर्म करने की। इनकम टैक्स में आपको सजा मिलेगी सेल्स टैक्स में एक जुर्म करने की। क्या जुर्म करने की? अगर आप सेल्स टैक्स में 1 साल में एक बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल कर दें जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड था बट नॉट रजिस्टर्ड। बुरे बच्चे जो होते थे, पिछली फैक्ट्री, पिछली गली के अंदर फैक्ट्री है, उधर भी कोई लिमिट्स थी सेल्स टैक्स में ऐसी, लेकिन वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करा, वो रिवीजन फिर बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ सादा सी बात समझें। आपका कारोबार है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, यानी आपने इनकम टैक्स जमा करवाना है, तो आपने से इनकम टैक्स लॉ के अंदर रहते हुए सेल्स टैक्स की वायलेशन क्या कर दी कि आपने साल में एक बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल कर दी, और वो कौन था? नॉट रजिस्टर्ड था और लायबल टू बी रजिस्टर्ड था। ये जुर्म है, इस जुर्म की सजा मिलेगी, लेकिन इसका मतलब है आप एक बंदे को 100 मिलियन से नीचे की सेल्स कर सकते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स में रहते हुए सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड लोगों को 100 मिलियन से ऊपर की 1 साल में एक बंदे को सेल कर दें, यह जुर्म है। लेकिन अगर इनकम टैक्स में रहते हुए सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड लोगों को 100 मिलियन से नीचे की सेल कर दें तो फिर कोई हरज वाली बात नहीं है। 100 मिलियन इज थ्रेशोल्ड, 100 मिलियन का मसला है।
अच्छा जी, क्वेश्चन रजिस्टर्ड, अच्छा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज बिजनेस। उसकी सेल कितनी है जी? 600 मिलियन। और खर्चे कितने हैं? खर्चों में क्या होगा? रिपेयर, रेंट, सैलरीज, ये सारे खर्चे होंगे। और नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 280। सेल का ब्रेकअप बताएं। 480 मिलियन सेल किसको की है मैंने? रजिस्टर्ड बंदों को। 110 मिलियन मिस्टर ए को, जो कि क्या है, और 10 मिलियन किसको? अब मुझे बता दें किस सेल पे लॉ मेकर को एतराज नहीं है? इस सेल पे लॉ मेकर को एतराज है 480 पे? इस सेल पे एतराज है लॉ मेकर को? नहीं। ये जिसको मैंने स्काई ब्लू की है, इस सेल पे एतराज है? तो बता दें 600 मिलियन में कौन सी सेल जिस पर लॉ मेकर को एतराज है? ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल जिसको आपने साल में 100 मिलियन से ऊपर की सेल की है। ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल जिसको आपने साल में 100 मिलियन से ऊपर की सेल की है। ये जुर्म की बात है। इस जुर्म की सजा साल में एक बंदे को, अनरजिस्टर्ड बंदे को आप 100 मिलियन से ऊपर की सेल नहीं कर सकते, बस ये रूल है। अच्छा जी, अब मैं निकालने लगा हूं सजा जो इसको होनी है। इसके ना खर्चे डिसअलाउ होंगे, एक्सपेंस डिसअलाउड। और ये जो एक्सपेंस डिसअलाउ होगा ना, हाँ ये लोअर ऑफ करके, एक्सपेंस डिसअलाउ होगा लोअर ऑफ करके। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आप, व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ खर्चा? 3। अब आप इस खर्चे को कोई इनपुट टाइप चीज समझे और समझें ये खर्चा कितने किस्म की सेल करने में यूज हुआ? 2 किस्म की। 600 में से सिर्फ किस सेल में मसला है? 110 में। इस किस्म की कोई चीज समझे। जैसे मैं टुकड़े कर दूं, ये बाकी जितनी भी सेल है, ये टोटल सेल है, ये बुरी सेल है, ये अच्छी सेल है। तो इस खर्चे को बुरी और अच्छी सेल पे पोर्शन कर सकते हैं। अच्छी सेल की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ किससे कंसर्न है? बुरी सेल से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुरी सेल जमा अच्छी सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। अब मुझे आप बता दें मेरा खर्चा बिजनेस के कितने हैं? रिपेयर, रेंट, सैलरीज, बिजनेस के खर्चे कितने हैं? 320। 320 के टुकड़े करें, डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 59। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है एक और चीज से कंपेयर करना है इसको, 10% ऑफ खर्चों से। किससे कंपेयर करना है? 10% ऑफ खर्चों से। क्या बता सकते हैं 10% ऑफ खर्चे कितने हैं? 10% ऑफ खर्चे 32। व्हाट इज लोअर? 32। डन हो गया जी। तो रूल बता दें क्या है। अब अंग्रेजी अपनी तरफ से बनाते हैं। इफ अ पर्सन हैज मेड अ सेल more than 100 million to single person in 1 year who is liable to be registered but not registered, then his खर्चे will be allowed at lower off। हालांकि ये खर्चों में सैलरीज हैं, सारी क्रॉस चेक से पे की हुई हैं आपने, ये रेंट है, रिपेयर है, बिजनेस के नॉर्मल खर्चे हैं यार ये। लेकिन हम गलती क्या कर बैठे, खर्चों में कोई मसला नहीं किया। खर्चों में सेक्शन 21 में के एतबार से कोई मसला नहीं, लेकिन 21 का क्यों कहते हैं? सेल में अगर मसला है तो खर्चे भी डिसअलाउ कर दो, जैसे एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डिसअलाउ करते थे। अब बता दें टोटल खर्चे, टोटल सेल 320 डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय कौन सी सेल? बुरी सेल। ये खर्चों का वो टूटा हुआ हिस्सा आ गया जो डिसअलाउ होना है, ये खर्चों का वो। लेकिन लॉ मेकर ने शायद यहां रिलैक्सेशन दे दिया है, कहते हैं 10% ऑफ टोटल खर्चों से कंपेयर कर लो, शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है। असूली तौर पे ये लॉजिकली बेस पे डिसअलाउ बनता था, एक्चुअल जिसे आप कहते हैं ना एक्चुअल नुकसान ये है, लेकिन लॉ मेकर ने शायद रिलैक्स कर दिया, अपनी तरफ से एक फिगर लाया 10% ऑफ खर्चे। अब इनमें से कौन सा डिसअलाउ होगा? लोअर। और यार आज एक बात खत्म कर दें हमेशा के लिए,
मैं प्रॉफिट से भी चल के आपको दिखा देता हूं और मैं सेल से भी चल के आपको दिखा देता हूं, दोनों तरीके से कैसे सॉल्व होगा। बस फिगर निकल आई डिसअलाउ की। अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं, ये इस सेक्शन की कोई बात है या जनरल बात करने लगा हूं? जनरल बात करने लगा हूं, न्यूमेरिकल को लेकर चलने की अप्रोच एक डिस्कस करने लगा हूं। तो अगर कभी पेपर में सेल से चलना कब है? कभी भी नहीं चलना सेल से। आपने सेल से चलना तब है जब सवाल में प्रॉफिट गिवन ना हो। लेकिन वैसे जरा रिवीजन के लिए बात कर लूं, इस सवाल में प्रॉफिट गिवन है तो मुझे सेल से नहीं चलना चाहिए, लेकिन मैं दोनों तरीके से चल के दिखा देता हूं आपको। अगर मैं प्रॉफिट से चलूं, अगर मैं प्रॉफिट से चलूं तो बोलें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 280। आपको पता है नॉट अलाउड खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं, फाइन वगैरह, काउंटिंग डिप्रिसिएशन, नॉट अलाउड खर्चे ऐड कर दिए जाते हैं। तो नॉट अलाउड कितना है? 32। 3। तो व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम बिजनेस? 312। मैं टैक्स किस पे दूंगा? 312 पे। ये एक तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वो है सेल से चलना। अगर आप सेल से चलें तो अलाउड खर्चे क्या करने होते हैं? माइनस। अगर प्रॉफिट से चलें तो नॉट अलाउड ऐड, और अगर सेल से चलें तो अलाउड खर्चे माइनस। अगर मैं सेल से चलना चाहूं, अगर मैं सेल से चलना चाहूं तो सेल कितनी है? सेल पूरी लिखवानी है भाई, सेल पूरी लिखवानी है। सेल 600 लेस खर्चे, ये मैंने 2-3 दिन से आपको बता रहा हूं, टोटल माइनस डिसअलाउड या नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। ठीक है जी। व्हाट इज टोटल? 320। व्हाट इज डिसअलाउड? इसलिए मेरा मशवरा है वर्किंग डिसअलाउ वाली किया करें, डिसअलाउ की फिगर निकाल लिया करें। डिसअलाउ 32। अच्छा जी, टोटल डिसअलाउड 32, अलाउड 280। तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेल से चलें या प्रॉफिट से चलें, योर न्यूमेरिकल शुड गिव द सेम रिजल्ट्स। सॉल्यूशन आपका सेम रिजल्ट देना चाहिए। जो सीखने की बात है वो ये नहीं है, सीखने की बात फिलहाल जो आज की है वो ये है। अगर एक बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की आप सेल कर दें साल में, अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो इनकम टैक्स वाले क्या सजा देते हैं? उसकी सेल के खर्चे क्या कर देते हैं? इसमें पूरे बिजनेस के खर्चे आप पकड़ा करेंगे, पूरे बिजनेस के खर्चे पकड़ा करेंगे और पकड़ के उनको टोटल सेल से डिवाइड कर दिया करेंगे, बुरी सेल से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। इससे बुरे खर्चे निकल आएंगे। इन बुरे खर्चों को किससे कंपेयर किया करेंगे? 10% ऑफ टोटल खर्चे। डन। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये नुकसान सिर्फ, ये सजा सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसमें एम्प्लॉइज कम से कम 10 होने चाहिए, यानी ये बड़े लोगों को सजा है, छोटे लोगों को सजा नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन जाकर रिवाइज कीजिएगा, उसमें कम से कम 10 एम्प्लॉइज जरूर होने चाहिए। तो एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज, किसको सेल करने बैठ गए हम खुदा ना खास्ता, हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर, फॉर्मूला इज एज फॉलोज, A over B into C। यार देख लें 320, पता नहीं यही होगा ना, A over B into C, शायद यही हो, A over B into C। क्या है A क्या B क्या C क्या? A is the reduction claimed, वो कितनी है? 320। B is the turnover for the year, सेल 600, इसको B लेना है, और C किसे लेना है? is a sale excluding sales tax and federal excise duty। उसमें सेल्स टैक्स ना पढ़ाओ। 234 या 200 लेना है? 234 या 200 लेना है? 200 लेना है। इस सेल्स मेड टू पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। लेकिन सिर्फ कौन सी सेल? उसकी सेल 100 मिलियन हो या उससे ऊपर हो, और वो बंदे कितने हो? एक बंदा हो। तो एक बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। तो ए बता दें कितने? 300, और बी, और वो बुरे बंदे की सेल 110। इन तीनों को हमने A over B into C के फॉर्मूले में डालना है। द बोर्ड में एग्जाम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम दिस क्लॉज का मतलब बताएं। बोर्ड की मर्जी है किसी बंदे को रिलैक्स कर दे, पढ़ लो ना पहले, पंगे बाद में लो। द बोर्ड में एग्जाम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम दिस क्लॉज। आखिरी बात, दिस क्लॉज शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020। ये कानून ये कब पहली दफा बना था? अक्टूबर 2020 में। इसको तो छोड़ें यार, इसका क्या करना है। तो देखें जी,
सारे ऊपर। हमने दोनों में निकाला क्या, दोनों तरीकों से चलते हुए हमने सेल से भी चले हैं और प्रॉफिट से भी चले हैं। हमने वर्किंग में क्या निकाला है, डिसअलाउड। डिसअलाउड में लोअर क्या आया, 32। इधर हमने नॉट अलाउड को ऐड कर दिया और इधर आपने लिख लिया हमने टोटल में से नॉट अलाउड को, तो ये क्या आ गया, ये आपने लिख लिया कि अगर टोटल में से नॉट अलाउड को माइनस कर दें तो बाहर क्या फिगर आ जाती है, अलाउड की। भाईजान अब इसी तरह की सजा सेल्स टैक्स में भी है, वो अब मैं आपको आज पहली दफा दिखाने लगा हूं, उसके लिए मुझे आपकी अटेंशन चाहिए 5 से 7 मिनट। इसी तरह की सजा सेल्स टैक्स में भी है। किसको सेल करना, 100 मिलियन से ऊपर वालों को। ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उनको 100। अच्छा ये वो ना उधर लोअर ऑफ वादे तौर पे आपको पता लिखा नहीं होता, लॉ मेकर ने लोअर ऑफ शोर ऑफ कोई नहीं लिखा हुआ, उसने ये लिखा होता डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शंस। क्लेम अंडर दिस पार्ट काट दें, ये आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ें। डिसअलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ डिडक्शन, इसका मतलब लोअर ऑफ ही होता है। अच्छा किधर है वो, चैप्टर 23 24 किधर है, नहीं 23 22। यार वो होमवर्क वाला सवाल हो गया था, मशीन का इनपुट समझ आ गया था। अच्छा उसमें ना चलें ठीक है, अभी याद कराइएगा। पेज नंबर 459 भाइयों ये सेल किसको, ये सेल कौन सी है, ये सेल कौन सी है, 17% वाली, ये 17 प्लस 3, ये एग्जेम्प्ट सेल, ये परचेज कौन सी है और ये इग्नोर करने वाली, डन। तो सर ये सवाल कराना था मैं आखिरी दिन, इस सवाल के कराने का क्या फायदा, ये तो इतना आसान सवाल है। ठीक है जी, यहां तक बात मेरी मुकम्मल होगी। टोटल सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली इंक्लूड 12 मिलियन सेल टू अ सिंगल पार्टी विच इज, ओ भाई उधर 100 मिलियन साल में सिंगल पार्टी को करना जुर्म था और इधर 10 मिलियन पर मंथ, इधर भी 100 मिलियन पे सजा है पर ईयर, लेकिन वहां पे हमारे सिलेबस में साल के न्यूमेरिकल है और यहां पे हमारे सिलेबस में पर मंथ के न्यूमेरिकल है। यहां मैंने कहा था साल का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है सेल्स टैक्स का, तो यहां पर मंथ की लिमिट बता दें कितनी है। तो इनकम टैक्स में तो न्यूमेरिकल ही साल के आएंगे, तो उधर क्या कौन सी सेल जुर्म है, अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की चीजें बेचना जुर्म है साल में। इधर भी अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 मिलियन से ऊपर की चीजें साल में बेचना जुर्म है, लेकिन साल को नहीं देखा जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल महीने के आने, तो जहां महीने की लिमिट अलग से दी हुई है, तो एक महीने में अनरजिस्टर्ड बंदे को कितनी चीजें बेचना जुर्म है, 10 मिलियन। बताएं जी हमने कितनी बुरे बच्चों को सेल कितनी की, पहले ये बता दें। और बुरे बच्चों को सेल कितनी की रे, 30 मिलियन। बुरे बच्चों को कितनी सेल की, 30 मिलियन। अगली बात मुझे बता दें, मैंने जो बुरे बच्चों को सेल की 30 मिलियन, उस बुरे बच्चों में बुराएस्ट बच्चा, जिसको आप क्या कहेंगे, बस बुराएस्ट कह दें, बुरे बच्चों को सेल की 30 मिलियन, उसमें जो एक बंदा है उस जालिम को हमने 10 से भी ऊपर की सेल कर दी। इसका मतलब है 12 मिलियन की सेल उस बुरे को की है और बाकी जो सेल हैं वो तो 1-2 मिलियन की लोग आए होंगे, वो भी बुरे ही होंगे, लेकिन वो छोटी छोटी सेल उन्हें की होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं जैसे थोड़ी देर पहले उधर लिखा था कि इसमें से 12 में मसला है, उधर मैंने लिखा था किसमें मसला है, 110 में, इधर किसमें मसला है, 12 में मसला है। डन। अब आप देखते रहिएगा, सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाना, 1-2 वर्किंग्स में छेड़ने लगा हूं।
अब इसकी खर्चे डेड करेंगे या इसका इनपुट डेड करेंगे? इनपुट डेड करेंगे। इसका क्या डेड करेंगे? इनपुट डेड करेंगे। अच्छा जी, आपकी टेंशन चाहिए, आपकी टेंशन चाहिए। वर्किंग 1 तो किसकी वर्किंग है? इनपुट की। वर्किंग 2 अपॉर्शनमेंट की, सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना आपने। वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना आपने। चलें जी, सवाल शुरू करें। ये ना आपने अदर इंफॉर्मेशन से पकड़ा करना है और इधर आके ऐसे एरो बना दिया करना है। अच्छा जी, सेल बोले जी, रजिस्टर्ड टैक्सेबल सेल रजिस्टर्ड 50,000। भाई जाग जा। टैक्सेबल सेल 50,000 डन जी। टैक्सेबल सेल अनरजिस्टर्ड कितनी जी? 30,000। भाई इधर देख, एक मिनट इधर देख, सेल कितनी? इस 12 को फिलहाल छोड़ें। किसी को याद हो हम 30,000 कहां लिखते थे? अनरजिस्टर्ड में। टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड एंड टू रजिस्टर्ड कितना लिखते थे? 30,000। डन 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 30,000। ठीक है जी। आज इस 30,000 में बुरे बच्चे भी हैं। बुरा कौन है? बुरा वो है जो अनरजिस्टर्ड है। बहुत बुरा वो है जो एक बंदे को हमने 10 मिलियन से ऊपर की सेल कर दी, वो बहुत बुरा है। मेरा मशवरा है इसके तोड़ के 2 हिस्से कर दें। यहां इसके तोड़ के 2 हिस्से यहां कर दें, इसके तोड़ के 2 हिस्से यहां कर दें। क्या कितनी है भाईजान? 30,000। इसमें बहुत बुरा भी है कोई? है तो सारे ही बुरे। बहुत बुरा कौन सा है? जो हमारे पास आके लूट के हमारी दुकान लेके चला गया, गन पॉइंट पे नहीं, मजे ही हमारे करा के चला गया, लेकिन लॉ मेकर की नजर में तो बुरा बच्चा है। बहुत बुरा और बुरा। आज तक तो हम इन्हें बुरे समझते थे, लेकिन इनमें एक और फिरका पैदा हो गया, बहुत ही बुरा, बहुत बुरा और बुरा। बाकी कितने होंगे वैसे? 18,000। तो खुदा के लिए मुझे कुछ कहिएगा ना। मैंने 30,000 ही उठाया है, मैंने 30,000 ही उठाया, लेकिन 30,000 उठा के किस में डाल दिया? डब्बे में डाल दिया। अब टोटल तो अल्लाह का शुक्र है कितना रहेगा? 80,000 ही। टोटल कितना रहेगा? 80,000। डन, चलने दे आगे। तो बुरे बच्चे कौन से हो गए? 18,000 वाले। बैलेंसिंग और बहुत बुरे 12। तो वही काम जो भी थोड़ी देर पहले किया था, उसी तरह का मिलता जुलता काम तो नहीं भी हो रहा, वो जब होगा मैं बताऊंगा। कितनी सेल थी जी? 30,000 में से बहुत बुरे बच्चों को 12,000। 12,000 हमने साइड पे कर दिया, बाकी कितना बच गया? 18,000। आगे तो उस तरफ उठा लें। एक्सपोर्ट सेल, एग्जेम्प्ट सेल। एक्सपोर्ट सेल यहां आती है ना। एक्सपोर्ट सेल कितनी? कितना? 13,000। और एग्जेम्प्ट 1,000। यार इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, हम उठाते थे 80। कितना उठाते थे? अगर मैंने 80 उठा लिया ना, तो इधर जो इनपुट आएगा, इधर इनपुट आएगा, इधर इनपुट, ये इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होना होता है। आज हम यहां पे एक लाइन और डालने लगे हैं। जैसे एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड करते हैं ना, ऐसे ही किसी और सेल का भी इनपुट डेड करने लगे हैं। यहां पे भी एक लाइन और डाली, यहां पे भी एक लाइन और डाली। अब यहां पे जो नई लाइन आनी है वो आप हजरात मुझे बता दें कितनी अमाउंट से आनी है, बस आप छा जाएंगे। वो अमाउंट अगर आपने बता दी, नई लाइन कितनी अमाउंट से आनी है, किस सेल का इनपुट मैं डेड करना चाहता हूं। ओ भाईजान, इसका बुरी का सेल बुरी का डेड नहीं करते थे खुदा के लिए। अनरजिस्टर्ड को नहीं, अनरजिस्टर्ड को इधर लाते थे, इसको माइनस करते थे फेस पे जाके। कोई नई बात ना कर दीजिएगा। किस सेल का इनपुट डेड करना चाह रहा हूं, आप बता दे। मैं इधर क्या लिखूं? 12,000 अलग लिखूं तो 80 जमा 12 दोनों तो लिख नहीं सकता। फिर क्या लिखूं?
वो आप फिर कैलकुलेटर पे आप निकाल लें, जैसे मर्जी करें, समझ गए होंगे बात को। कितना उठाते थे, कितना उठा लिया, बाकी कितना बचा, वो जो भी है आप बैलेंसिंग निकाल दें, जो मर्जी करें, ठीक है। ये कौन सी सेल है, ये भी टैक्सेबल सेल है, किनको, अनरजिस्टर्ड को, लेकिन जिनकी सेल 10 मिलियन से ज्यादा है उनकी सेल है। ये 12,000 उठा लिया, उठाना कितना था 80, उठाया कितना, अब कैलकुलेटर पे बेशक इधर 80 माइनस 12 लिख दे, जो मर्जी करें आप, कितना 68। अल्लाह का शुक्र है उठा तो 80 ली ना, बस ये याद रखना है, उठाना आपने 80 है पुराने तरीके से। अब जो इसका इनपुट आएगा, इसका इनपुट तो न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होता था, इसका इनपुट भी डेड हो जाएगा, इसका इनपुट तो आपको पता रिफंड होते हैं, और इसका इनपुट डेड हो जाएगा। डन। अच्छा अब जरा देखें इसको करने आपने घर जाके आज देखें जी, थोड़ी सी एहतियात हमने कहा कि वर्किंग नंबर 3 में कौन सी वाली, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं व्हाइट बोर्ड को ना देखो, व्हाइट बोर्ड को क्यों देख रहे हो, ये 50,000 उठाया हमने पहले, प्रायोरिटीज लिखते रहे, इसको नंबर 1 पे उठाया मैंने, और लिखो यार इसको नंबर 2 पे उठाया, ये दोनों कहाँ अवेलेबल थे, चाचू इधर देख बस, इसको नंबर 1 पे उठाया, ये नंबरिंग दे दो बस, रिलैक्स हो जाओगे। सबसे पहले 1 उठाया, फिर दूसरे नंबर पे 30,000 उठाया, लेकिन बाद में सोचा 30 के टुकड़े करें, 30 में किस में मसला है, 12 में, तो तीसरे नंबर पे मैंने किसको उठाया, 12 को, और चौथे नंबर पे बैलेंसिंग क्या आ गया, 18। डन हो गया। अब मुझे बता दें, इधर मैं लेके जाता था 80, सर्कल लगाया आपने ऐसे, इधर मैं कितना लेके जाता था 80, लेकिन कितना लेके गया 80 ही, लेकिन कैसे, तोड़ के 12 और 68, ये 68 ऐसे भी तो आ सकता है यार, इन दोनों का जमा 50 जमा 18 भी तो आ सकता है ना, तो 50 जमा 18 को अलग से ले गए, लेकिन असल तरीका ये नहीं होगा, वैसे मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान लगेगा आपको शायद, कि इसको छोड़ें, ये ज्यादा आसान नहीं लगेगा कि 80 पकड़े, 80 में से कितना उठा लिया, इस तरह लिख लें, 80 में से 12 उठा लिया, वो ज्यादा आसान होगा, 80 में से 12 उठा लिया, बाकी कितना बच गया 68, वो इधर ले जाना, और ये 608 के साथ मैंने क्या लिखा है, इसका इनपुट भी क्या हो जाना है, डेड हो जाना है, और वो कर लें इधर, ये माइनस होगा और ये रिफंड होगा। अब आज न्यूमेरिकल के फेस पे बता दें एक और चीज कौन सी नहीं लेके जानी, 608। ये लोकल सेल किन लोगों को है, ग्रेटर देन 10 मिलियन, तो इधर हमने लिखा बहुत बुरे 12 के आगे, और 12 इधर भी हमें नजर आ रहा है, तो इधर भी हमने लिख लिया बहुत बुरे, 12,000 के सामने इधर भी लिख लिया बहुत बुरे, और 12,000 के सामने इधर भी लिख लिया बहुत बुरे। अच्छा अब यार एक काम कर लेना, इसको ना फिर आप ऐसे लिख लें, देखो इधर वर्किंग नंबर 3 में और 2 में नई लाइन डलेगी, पेज नंबर 458 पे आके लिख लें, साथ ही सफा है ना, ये जो मैंने तो पहली दफा कराया ना 10 मिलियन को टैकल करने का तरीका, साथ ही सफा, कहीं ना जाओ, साथ ही सफा यार माय डियर, पेज 458, पेज 458 क्या लिखा जी आपने, वर्किंग नंबर 2 में और वर्किंग नंबर 3 में नई लाइन डलेगी, किनको सेल, बुरों को सेल, बहुत बुरों को, बहुत बुरों को सेल। रेफर क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज हमने लिखा हुआ था, अगले सफे पे क्वेश्चन देख लें, वो हमने देख लिया। अच्छा जी, अब वो चैप्टर 25 वाला जो सवाल होमवर्क में दिया था उसको निकालें। कौन सा क्वेश्चन था जी, 528। Two machines A and B costing 15 लाख and 1 मिलियन were acquired and commissioned into operation in August 2020.
अच्छा जी, 15 लाख का 17% बताएं। 15 लाख का 17% 255, और 1 मिलियन का 17% 170 ही होगा ना। डन हो गया, रुपीज इन थाउजेंड में डन। मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल लोकल, 17 वाली टैक्सेबल लोकल, एज वेल एज where machine B was used for only export sale। 200 भाई ये जो है ना, ये आपको पता है ये टैक्सेबल सेल होती है हमारी। अभी भी मैंने वर्किंग 3 की है मेरे डियर, ये भी मैंने वर्किंग 3 आपके सामने की नहीं। ये हमारी कौन सी सेल होती है? टैक्सेबल। ये एग्जैम्प्ट और ये मशीन ए इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जैम्प्ट। 255 को आपने तकसीम करना है टैक्सेबल लोकल और एग्जैम्प्ट सेल में। यानी मैंने कहा था इन दोनों, ये जो 255 के तोड़ के दो हिस्से करने हैं, 255 के तोड़ के दो हिस्से करने, नीचे ऑब्वियसली इनमें कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, वो करके ये फिगर आएंगी ना। इन फिगर में तो नहीं तोड़ देना, नीचे से एडजस्टमेंट्स करके जो फिगर आएंगी। 255 को आपने इनमें तोड़ना है, इन दोनों का तो एक सेट बन जाता है ना भाई, तो 255 को आपने इन दोनों में तोड़ना है, और 255 को दोनों में तोड़ के जो हिस्सा बनेगा वो 255 का जितना हिस्सा बनेगा आपकी टैक्सेबल का, उसको उसके सामने लिख देना इनपुट मशीन के नाम से, और जितना हिस्सा इसका टूट के एग्जेम्प्ट सेल का बनेगा उसको इसके सामने लिख देना है। 255 मिसाल के तौर पे 200 रुपए इधर आ जाएंगे, 55 इधर आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे। और ये जो 170 रुपए है ये एज इट इज आपने पकड़ना है, और इसे 70 रुपए एज इट इज आपने पकड़ के किस सेल के सामने डाल देने हैं? एक्सपोर्ट सेल के सामने। क्लियर? अच्छा, ये अगर अब आप सॉल्यूशन देखें तो भाईजान ये मेरी वर्किंग 2 है। एक्सपोर्ट सेल वाला 170 आपको इधर नजर आ रहा है, 255 टूट के ये नजर आ रहा है, 2 से 31 और 24। समझ आ गई? तो ये वर्किंग सी एक छोटी सी सिखाई थी नीचे, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ 4-5 लोगों ने सवाल पूछ लिया, जिसकी वजह से मुझे ये डिस्कस करना पड़ा था। तो दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो सबसे पहले आप क्या देखा, अच्छा इसमें ना यार एक तफसील थोड़ी और है, वो सुन लें। कभी पेपर में लिखा हो सकता है कि मशीन ए इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल। अब अगर खाली ये लिखा हो ना मशीन ए इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल, तो ये मैंने बताया था फिर कि टैक्सेबल एट 17 वाली भी इसमें आएगी और टैक्सेबल एट, लेकिन यहां टैक्सेबल सेल लफ्ज लिखा हुआ था या टैक्सेबल लोकल? टैक्सेबल लोकल। तो इंशाल्लाह ये बात भी मैं आपको ना किसी न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लूंगा। अब हम कल आखिरी क्लास अपलोड करते हैं, आखिरी से मुराद बिल्कुल आखिरी नहीं है, इसके बाद एक हमारी को 5-6 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको कल उसका टाइम बता दूंगा। और दूसरी बात ये कि अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, और इंशाल्लाह पेपरों के एंड तक आपकी जान मैंने नहीं छोड़नी, आप लोग जो मर्जी कर लें, और 10 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। एक एक करके सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 19 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इसलिए रोज़ाना आप एक्सपेक्ट कीजिएगा 10 मिनट में आपके घर तक आ जाया करूँगा। तो अच्छा जी, अब आप शुरू कर दें उसका चैप्टर रिटर्न असेसमेंट अपील का। पास्ट पेपर जो आपके लटके हुए हैं, ये पता नहीं कब चीज़ें करनी है, अगर आज और कल में इनको ख़त्म कर दें किसी तरह। किधर है रिटर्न असेसमेंट अपील? चैप्टर नंबर कौन सा है? 15। यार थोड़ी देर ना आप बाहर खड़े रहो, जो आ रहे हैं उन्हें को जरा वेट कर लें। भाईजान तो छत है, इधर सारे साइंसदान जो है ना इधर इकट्ठे हो गए हैं। ऊपर गुजर गया चैप्टर 15। चलें यार, बच्चों वाले हल्के फुल्के सवाल आज कर लेते हैं थ्योरी के, तो सोचने वाले कल कर लेंगे, हल्के फुल्के कर लें। भाईजान ये कल वाला सवाल याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं?
क्वेश्चन 35 चैप्टर 15 का, प्रोसीजर दैट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग अपील। आपने क्या तरीका फॉलो करना है अपील करने का, या कमिश्नर ने क्या तरीका फॉलो करना है केस सुनाने का? आपने क्या तरीका करना है यार? ये अंग्रेजी अंग्रेजी छोड़ें। ही सीक्स योर एडवाइस अबाउट हिज मैरिज, अबाउट द पर्टिकुलर्स विच ही शुड डिस्क्लोज इन वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में कौन से पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज करे? जल्दी 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 ढूंढे, पेज नंबर 312 पे सेक्शन का नंबर 116 में सब सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 के ऊपर लिख लें। ये पर्टिकुलर्स भी हैं और ये कंटेंट्स भी हैं वेल्थ स्टेटमेंट के। पर्टिकुलर्स भी हैं, कंटेंट्स भी हैं, किसके? वेल्थ स्टेटमेंट के। पेज पे पहुंच रहे अपने अपने पेज पे, ठीक है जी, ओके। भाई ने एरिया की फूका निकल रही है ना। क्वेश्चन 32 यार 31 होमवर्क में करके आइएगा, 31 होमवर्क में करके आइएगा। क्वेश्चन 32 पहले भी तुम्हें होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है। 32 स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू इशू नोटिस डिमांडिंग अ रिटर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ये बार बार आता है। ये इसका दूसरा पार्ट बच्चों को समझ नहीं आता, पहले पार्ट में नंबर ले आते हैं बस। स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कमिश्नर में has powers to issue a notice demanding a return of income for a period of less than 12 month। बैंकरप्ट हो गया है, मर गया है, परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, ये 3-4 सर्कमस्टांसेस याद हैं? ये चैप्टर के दूसरे सफे पे है। ऑल्सो स्टेट द पावर्स, तेरे से पूछ रहा हूँ ग्रीन शर्ट, ऑल्सो स्टेट द पावर्स ऑफ द कमिश्नर इफ सच पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न। 12 महीने से कम की रिटर्न इससे मांगी है, वो फेल हो गया रिटर्न जमा कराने में, क्या पावर्स हैं कमिश्नर के पास? नोटिस देके तो भाईजान मांग ली है, इश्यू नोटिस तो पहले हो चुका है, नोटिस देके उससे 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी थी। अब कमिश्नर की पावर बता दें, अगर वो नोटिस के बावजूद भी रिटर्न जमा ना कराए। ओ भाई नोटिस तो ऊपर दिया जा चुका है। स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच कमिश्नर हैज पावर टू इशू नोटिस। कमिश्नर कब नोटिस इशू कर सकते हैं 12 महीने की रिटर्न मांगने का? वो तो हमने पढ़ा था वो 3-4 सिनेरियोज में। अगला सवाल बड़ा अजीब है, ऑल्सो स्टेट द पावर्स इफ सच पर्सन फेल टू फर्निश द रिटर्न। सच पर्सन फेल टू, अगर फिर भी नाकाम हो जाए रिटर्न जमा कराने में। फेल का लफ्ज हमने बेस्ट जजमेंट में पढ़ा था, सेक्शन 121 में आए। कौन सा है चैप्टर? ये 15 किधर है? ये रेफर टू वालों को बता दो, आराम से ही करेंगे, आज तो शाम को भी आना ना, इसलिए कोई नहीं, इतना टाइम लगने दें। अच्छा पेज कौन सा जी? 318। सजा सुने। If a person fails to furnish return in response to notice under subsection 3, 12 महीने से, मैं क्या बाद में पंगे ले ले, 12 महीने से कम वाला सजा ये नहीं लिख के आना, BCD नहीं लिख के आना। सजा सुने, द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सरसाइजिंग हिज बेस्ट जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। नाउ अज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, अगर हो तो डन हो गया। ये बात लिख के आनी है, और इसमें लिखा आइएगा 5 साल वाली बात अगर लिखनी है तो डिपेंड करते हैं मार्क्स पे। कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स से 3-4 पॉइंट उधर से आ जाएंगे, काफी होगा यार। वैसे 2 मार्क्स इसके होंगे तो मेरे ख्याल से यही काफी होगा, लेकिन फिर ये लिखा आइएगा साथ के, मेक करना काफी नहीं है, मेक करना काफी नहीं है, मेक करके इशू की लिखो, मेक करके इशू भी कर दें, चलें ये भी लिखा ही है एहतियातन। वैसे तो वो काफी होगा मेरे ख्याल से उतना। सोल्यूशन देख लीजिएगा किताब में, जो सोल्यूशन आई कैप का था वही सोल्यूशन को पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ। सोल्यूशन इसका किताब में देख लीजिएगा। अच्छा यार एक सवाल और है, वो है जी बिल्कुल 27 का बी। 27 का ये तो आसान है ना, हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। पहला सफा, चैप्टर का पहला सफा, हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न in the light of provision income tax ordinance identify the circumstances under which a commissioner may require a person to furnish a return of income for less than 12 months। ये तो अभी पढ़े। दूसरा सवाल पढ़े, state the consequences if a person fail to। यार ये फेल का लफ्ज बार बार इधर आ रहा है ना 121 में, फेल टू। तो जो बंदा
रिटर्न 12 महीने से कम वाली मांगने के बावजूद भी जमा ना करवाए, या जो बंदा 4 इधर अभी टेस्ट नहीं हुआ कभी, 4 में क्या है, जो बंदा 12 महीने वाली रिटर्न उससे मांगे पिछले 5 या 10 साल की और वो भी जमा ना कराए मांगने के बावजूद, तो उसकी भी क्या हो सकती है, बेस्ट जजमेंट। डन। अच्छा जी, ये तो वही है, इसको टिक कर लें, सी को, सी हो गया। 12 महीने से कम की कब मांगनी है और पावर्स बता दें अगर 12 महीने से कम वाली जमा ना कराए। ये तीसरी दफा पास पेपर में साल डेढ़ बार ये सवाल आ रहा है हमेशा, तो ये ठीक है। और क्या करें यार, जुबैदाबाजी भी रहती हैं। क्वेश्चन 18 में आ जाए। आइडेंटिफाई द ड्यू डेट्स, जुबैदा वाला सवाल है ना, क्वेश्चन 1900 कराना है कल। आइडेंटिफाई द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। कंपनी ने कब रिटर्न जमा करवानी है? कंपनी ने, ये स्पेशल ईयर है कब और ये भी कंपनी का स्पेशल ईयर है, ये स्पेशल ईयर है, ये कंपनी का स्पेशल ईयर है, ये भी कंपनी का स्पेशल ईयर है, और ये एओपी का नॉर्मल ईयर है। ये ट्राई करके आइएगा फिर, ठीक है। चलें ठीक है, ओवर। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा ऑन करो। हाँ अच्छा, ये अब कल एक क्लास अपलोड होगी, उसके बाद इस तरह थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आते रहेंगे और उसके बाद फिर किसी दिन 6-7 घंटे की एक क्लास रख लेंगे। ओवर।